हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवम उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। हम लोग जान रहे हैं कि नई वैकेंसियां सरकार के द्वारा अनाउंस की ही जाने वाली हैं, जिसमें आपका यूपी लेखपाल के साथ साथ यूपीएसआई की वैकेंसियां भी आने वाली हैं। यूपीएसआई की वैकेंसी यूपीपीआरबी यानी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा, और साथ ही लेखपाल की वैकेंसी यूपीएससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा वैकेंसियाँ आएंगी। अभी कोविड-19 का दौर है, समस्याएं सबके सामने हैं, लेकिन एक विद्यार्थी होने के नाते हमें अपनी तैयारी को पूरी तरीके से, जैसे हम कर रहे थे पहले कोविड-19 के पहले, आज भी उसी मेहनत, उसी लगन, उसी तत्परता के साथ तैयारी करनी है, ताकि आने वाले समय में जब भी ये वैकेंसियाँ आएँ, हमारी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। इसमें मैं आपके लिए अभी साइंस के जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। साइंस का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, चैप्टर है गति यानी मोशन। इससे संबंधित सवाल एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं, जैसे दूरी और चाल से संबंध पूछ लेगा, वेग से संबंधित प्रश्न, संवेग से संबंधित प्रश्न, सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति से संबंधित, आवर्त काल, आवृत्ति से संबंधित या कला से संबंधित, ये सारे प्रश्न विभिन्न एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो मोशन चैप्टर जो है वह विज्ञान की फिजिक्स के तहत आता है, फिजिक्स यूनिट के तहत यानी भौतिक विज्ञान के तहत एक चैप्टर है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है गति। तो गति चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये जान लें कि गति आखिर होती क्या है। तो समझिए, मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये वीडियो देखने के बाद आपका गति से संबंधित कोई भी सवाल एग्जाम में गलत नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक गति। गति तो अगर कोई वस्तु हम देखते हैं तो या तो वो हमें गति की अवस्था में दिखाई देती है या फिर वो हमें विराम की अवस्था में दिखाई देती है, यानी वो वस्तु या तो मूविंग स्टेट में है या फिर वो रुकी हुई अवस्था में है। अब किसी वस्तु को हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो मूविंग अवस्था में है यानी गति की अवस्था में है या फिर विराम की अवस्था में। किसी न किसी वस्तु को अगर हमें ये कहना है कि वो गति की अवस्था में है या फिर विराम की अवस्था में है, तो इस बात का जो तथ्य है हम वो किस प्रकार प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी इसको हम किसी के सापेक्ष जो है वो देख करके बताते हैं। इनकी तुलना हम किसी चीज के सापेक्ष करते हैं, यानी जब हम ये बात कह रहे होते हैं कि कोई वस्तु गति की अवस्था में है, कोई वस्तु गति की अवस्था में है, तो ये समझिए कि वह वस्तु समय और प्रेक्षक बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत आराम से समझाऊंगा मैं। समय और प्रेक्षक के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही होगी। समय और उस अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही होगी, यानी वह वस्तु जो समय और ऑब्जर्वर के यानी प्रेक्षक के सापेक्ष अपनी स्थिति में लगातार परिवर्तन करती रहती है, उस वस्तु को हम गति की अवस्था में बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये x और y एक्सिस है
और इसमें एक पर हमने दिखाया है टाइम और दूसरे पर दिखाया है टाइम, इधर दिखा लेते हैं, और यहाँ जो दिखाया हुआ है हमने वो दिखाया हुआ है, यहाँ जो दिखाया था हमने वो दिखाया था डिस्टेंस। ठीक है, क्या दिखाया है? डिस्टेंस। यहां दिखाया डिस्टेंस। चलिए, तो इसके सापेक्ष, टाइम और डिस्टेंस के सापेक्ष एक वस्तु है जो अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है, यानी ये लगातार अपनी स्थिति में परिवर्तन करती हुई दिखाई दे रही है। इस वस्तु को हम बोलेंगे कि ये वस्तु ए गति की अवस्था में है टी और डी के सापेक्ष। तो जब ये गति हो गई तो विराम की अवस्था क्या होगी? विराम की अवस्था वह अवस्था होती है जब कोई वस्तु समय या प्रेक्षक के सापेक्ष, समय और प्रेक्षक के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है, तो वह वस्तु विराम की अवस्था में कहलाती है। अब गति की अवस्था के कुछ उदाहरण देख लीजिए। तो झरना, झरना, अगर किसी झरने को हम देख रहे हैं तो वह झरना हमारे सापेक्ष और समय के सापेक्ष क्या कर रहा है? पानी उसमें से लगातार गिर रहा है, मतलब वह मूविंग अवस्था में है। सड़क पर दौड़ती हुई कार, चलती हुई रेलगाड़ी क्या है? जब हम रेलगाड़ी के बाहर होते हैं, तो ये सारी चीजें ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं कि ये गति अवस्था में है। वहीं अगर हम बात करें विराम अवस्था की, तो वृक्ष, पृथ्वी पर लगे हुए वृक्ष, हमारा घर या मकान, अगर हम उसको खड़े होकर के बाहर से देखें तो हमें वो स्थिर प्रतीत होते हैं, यानी वो हमारे सापेक्ष किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहे होते। इस वजह से उनको हम बोलते हैं कि वो विराम अवस्था में है। उम्मीद है कि आप सबको ये बात समझ आई होगी। यानी जब कोई वस्तु समय या फिर ऑब्जर्वर के सापेक्ष, समय और ऑब्जर्वर के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तो वह गति में, और अगर ना करे तो वह विराम की अवस्था में होती है। ये था गति और विराम। आगे बढ़ते हैं। तो अब गति और विराम तो देख लिया हमने, बात करते हैं गति के प्रकारों की। तो जो गति के प्रकार हैं, जो हमें विभिन्न प्रकार की गतियां देखने को दैनिक जीवन में मिलती हैं, उनको हमने 3 प्रकारों में बांटा हुआ है। कौन कौन सी? बीमा के आधार पे तो बीमीय गति, पथ के आधार पे यानी उस गति का पथ कैसा है, वो सीधी जा रही है, वो गोल गोल घूम रही है, या फिर वो वक्र रूप में जा रही है, या फिर अनियमित कर रही है, किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, तो उसके आधार पे, पथ के आधार पे, और दोहराव के आधार पे। दोहराव के आधार पे समझिए कि जैसे स्प्रिंग में गति होती है, या फिर घड़ी की सुइयां जो हैं वो क्या करती हैं, लगातार अगर सेकंड वाली सुई को ले लें तो 60 सेकंड बाद फिर से वही पथ अपनाती है, मिनट वाली 60 मिनट के बाद अपनी स्थिति को पुनः दोहराती है। तो दोहराव के आधार पे, तो दोहराव के आधार पे भी गति है, पथ के आधार पे गति है, और बीमा के आधार पे गति है। अगर हम बात करते हैं बीमीय आधार पर गति की, यानी बीमा का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई। बीमा का मतलब होगा आपका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। इनमें से किसी एक डायरेक्शन में वो मूव कर रही है तो उसको बोलते हैं एक बीमीय गति। अगर वस्तु किसी लेंथ, ब्रेड्थ या हाइट यानी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई, इनमें से किसी भी एक दिशा में अगर गति कर रही है तो हम उसे बोलते हैं एक बीमीय गति। जैसे सड़क पर चलती हुई गाड़ी, तो वो सड़क पर चलती हुई गाड़ी क्या करती है, वो सरल रेखा में ही गति करती है ना, मतलब एक ही दिशा में अगर उसके एक्सिस को ले लें तो वो एक्स एक्सिस में चेंज करती है, यानी सिर्फ और सिर्फ उसमें एक्स एक्सिस में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। पहले वो 1 मीटर, फिर 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, ऐसे ही आगे बढ़ेगी। तो ये सिर्फ
जो दूरी लंबाई है, ठीक है, सड़क की, उसमें परिवर्तन हमें दिखाई देने को मिलता है। तो इसे क्या बोलेंगे हम? एक बीमीय गति, यानी सिर्फ लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई, तीनों में से किसी एक में परिवर्तन होता है। लेकिन वहीं कुछ गतियां ऐसी हैं जिनमें दो बीमाओं में हमें चेंज देखने को मिलता है। उसे क्या बोलेंगे हम? वो बोलेंगे द्विबीमीय गति, यानी x डायरेक्शन में भी चेंज हो और y डायरेक्शन में भी चेंज हो, या फिर लेंथ में भी चेंज हो, हाइट में चेंज हो, या चौड़ाई यानी विड्थ में चेंज हो और हाइट में चेंज हो, या आपका हाइट और लेंथ तो ले ही लिया हमने। इन सब कॉम्बिनेशन में से यानी किसी भी दो बीमा में चेंज देखने को मिलता है। तो अगर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेना चाहें हम कि द्विबीमीय गति का उदाहरण क्या है हमारे सामने, तो द्विबीमीय गति का उदाहरण है तोप से निकला हुआ गोला। मान लीजिए ये तोप रखा हुआ है, ठीक है, आर्टिलरी गन ऐसे ही होती है, और ये यहां से गोला एक निकलता है, क्या? गोला जाके कहीं गिरेगा। तो यहां क्या देखने को मिल रहा है हमको? अगर यहां हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना दें एक्स वाई डायरेक्शन, तो हमें क्या देखने, जब पहली एक बीमी वाली गति में थे तो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चेंज देखने को मिलता था, लेकिन यहां देखिए एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में हमें चेंज देखने को मिल रहा है, यानी इसकी दूरी भी बढ़ रही है, साथ ही साथ ऊंचाई में भी परिवर्तन आ रहा है, यानी दो बीमाओं में परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसी दूरी को क्या, ऐसी गति को क्या बोलते हैं? द्विबीमीय गति। वहीं अगर इसी के साथ तीनों डायरेक्शन में एक साथ चेंज देखने को मिले, यानी L में भी, B में भी और H में भी, या फिर अगर LBH ना लिखिए, X डायरेक्शन, Y डायरेक्शन और Z डायरेक्शन, यानी एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में हमें चेंज देखने को मिलता है, तो हम बोलते हैं उसको त्रिबीमीय गति। जैसे आकाश में उड़ती हुई पतंग, आकाश में उड़ती हुई पतंग, ये क्या है? त्रिबीमीय गति, यानी एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन तीनों में हमें चेंज देखने को मिलता है। द्विबीमीय गति में हम एक उदाहरण और देख सकते हैं कि जब खिलाड़ी फुटबॉल को किक मारता है, यानी फुटबॉल को गोल पोस्ट में डालने के लिए पैर से मारता है, तो वहां भी हमें द्विबीमीय गति देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ क्या है? त्रिबीमीय गति। किस वाले में? पतंग, जब पतंग उड़ती है तो वहां हमें त्रिबीमीय गति का उदाहरण देखने को मिलता है। अब ये हो गया बीमीय आधार पे। दूसरा आधार हमारा क्या था? दूसरा आधार था हमारा पथ के आधार पे। देखिए, पथ के आधार पे कई प्रकार की गतियां हमें देखने को मिलती हैं। उनमें से सबसे पहली गति जो है वो है सरल रेखीय गति। दूसरी प्रकार की गति है आपकी वक्रीय गति। फिर देखने को मिलेगी हमें वृत्तीय गति, और चौथी गति जो देखने को मिलेगी वह मिलेगी अनियमित गति, यानी जिग जैग मोशन, या फिर उसे ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि पथ के आधार पे जो गति का प्रकार है वो किस प्रकार देखने को मिलता है। सबसे पहले बात देखिए, जो पथ के आधार पे गति देखने को मिल रही है ये था आपका पथ के आधार पे, फिर दोहराव के आधार पे। जो पथ के आधार पे गति देखने को मिल रही है वो स्थानांतरीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति और या कंपन गति और प्रक्षेप्य गति। और जो स्थानांतरीय गति है पथ के आधार पे, उसके जो प्रकार हैं वो हैं सरल रेखीय, वक्रीय, वृत्तीय या अनियमित। ये मैंने बताया आपको, ये स्थानांतरीय गति जो कि पथ के आधार पे गति का एक प्रकार है उसके अंतर्गत आते हैं। वहीं पथ के आधार पे चार प्रकार की गति, स्थानांतरीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति और प्रक्षेप्य गति। इनको क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य गति को हम एक और नाम से जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, आप लोगों ने पढ़ा होगा। सबसे पहले बात स्थानांतरीय गति की, यानी जब किसी वस्तु की स्थिति में लगातार परिवर्तन हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम स्थानांतरीय गति। परिवर्तन कहाँ? एक सीधी रेखा में ही होगा, तो वो स्थानांतरीय गति।
वहीं घूर्णन गति की बात कर रहे हैं, परिवर्तन, इसमें स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। कैसे हो रहा है वो आगे देखेंगे। घूर्णन गति वह होती है जब कोई वस्तु अपने एक्सिस पे ही लगातार रोटेट कर रही हो, तो वो होती है घूर्णन गति। दोलन अथवा कंपन गति, यानी ऐसी गति जिसमें कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति से आगे पीछे या ऊपर नीचे गति कर रही हो, तो उसे बोलते हैं दोलन या कंपन गति। वहीं प्रक्षेप्य गति होती है आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसका फिगर हम ऐसे बनाते हैं कभी कभी, ये वाला, ये हो गया प्रक्षेप्य गति। इसको बोलते हैं एच मैक्स यानी मैक्सिमम हाइट। तो अगर किसी वस्तु को तिर्यक रूप से फेंका जाता है, तिर्यक रूप से फेंका जाता है, तो वह वस्तु गुरुत्व के प्रभाव के कारण कुछ समय बाद पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाती है। तो इसी को बोलते हैं, उस समय वह वस्तु जिस प्रकार की गति कर रही है वो हो गई प्रक्षेप्य गति। आगे इन सब की चर्चा अभी करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम क्या, स्थानांतरीय गति की। इतना तो समझ में आया होगा सबको कि गति क्या है, गति के किस प्रकार हैं, किन आधारों पर बांटा गया है। फिर बीमीय गति क्या है, एक बीमीय, द्विबीमीय, त्रिबीमीय गति। अब पथ के आधार पे गतियां, तो पथ के आधार पे हमें 4 प्रकार की गतियां देखने को मिली। स्थानांतरीय गति, घूर्णन गति, साथ ही साथ घूर्णन गति के बाद आपका दोलन गति और चौथा प्रक्षेप्य गति। चारों को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश की है हमने। अब बात करते हैं हम सरल रेखीय गति की। सरल रेखीय गति यानी ऐसी गति जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है, वो हमारी सरल रेखीय गति कहलाती है। या एक विमीय गति भी आप इसी तरीके से देखे थे, लेकिन एक विमीय गति में जिगजैग मोशन देख सकते हैं हम, लेकिन सरल रेखीय गति में हमें जिगजैग नहीं दिखाई देता। यानी एक ही सीधी रेखा में गति होगी, लेकिन कहाँ होगी, सीधी रेखा में। एग्जाम्पल के तौर पे एक सीधी सड़क पर चलती हुई कार, वहीं एक सीधे ट्रैक पर चलती हुई रेलगाड़ी, ये सरल रेखीय गति का उदाहरण है। अगर बात करें वक्रीय गति की, वक्रीय गति ऐसी गति है जब कोई वस्तु अपनी स्थिति से वक्र के रूप में परिवर्तन करती है, यानी सीधी ना चल करके वक्र के रूप में अपनी स्थिति में परिवर्तन करती हुई दिखाई देती है, तो वक्रीय गति। जैसे कोई कार ऐसे सीधी जा रही हो और वह अपने यू टर्न ले, तो जब यू टर्न ले रही होगी वो गाड़ी, उस समय की स्थिति को हम क्या बोलते हैं, वक्रीय गति। वक्रीय गति। या फिर डॉल्फिन को देखा है आपने कभी, डॉल्फिन को जब समुद्र में या नदी में तैरती है तो गति कैसी गति कर रही होती, ऐसी। तो इस गति को भी क्या बोलते हैं हम, वक्रीय गति। यानी डॉल्फिन ऐसे ऐसे एक बार ऊपर आएगी, फिर पानी में नीचे जाएगी, फिर ऊपर आएगी, फिर पानी में नीचे जाएगी। इस प्रकार की गति को हम क्या बोलते हैं, वक्रीय गति। अब बात आती है वृत्तीय गति की। वृत्तीय गति ऐसी गति है जब किसी सर्कुलर पाथ में कोई वस्तु रन करती है या फिर गति करती है। जैसे वृत्ताकार पथ पर दौड़ता हुआ धावक, जब कोई धावक किसी वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहा है तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है, वृत्तीय गति। वृत्ताकार पथ में दौड़ता धावक। जो वृत्तीय गति है आपकी, इसके भी 2 प्रकार पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक समान वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति। एक समान और असमान मित्रों। एक समान वृत्तीय गति वह गति है जिसमें समय के साथ चाल में परिवर्तन देखने को मिलता है। वह गति जिसमें समय के साथ चाल में परिवर्तन हो रहा है, यानी यह धावक अभी अगर 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, कुछ समय बाद अगर ये 8 मीटर पर सेकंड से दौड़े और उसके कुछ समय बाद 12 मीटर पर सेकंड से दौड़े, तो यह होगा असमान वृत्तीय गति। और अगर चाल में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी यह अब भी 5
मीटर पर सेकंड, कुछ देर बाद भी 5 मीटर पर सेकंड, उसके कुछ देर बाद भी 5 मीटर पर सेकंड से ही गति करे तो वो होती है एक समान वृत्तीय गति। अब बात करते हैं अनियमित गति की। किसकी? अनियमित गति की। अनियमित गति को एग्जाम में पूछा जाता है और किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा इसको, और इसके और नाम है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन गति। अब ब्राउनियन गति क्या होती है? तो जैसे मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर में गैस के कण हैं, गैस के कई सारे कण हैं। ये कण क्या करते हैं? गति करते हैं, क्योंकि गैस के कण जो हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, वो बर्तन में गति करते रहते हैं। तो ये जो गति करते हैं, देखिए ये कण यहाँ आएगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, ऐसे ही ये कण अनियमित रूप से गति करते हैं। अगर हम इसको बाहर बनाएं इसका पाथ तो ऐसे बन जाएगा कुछ, तो ये ऐसे ही गति कर रहा है। इस मोशन को क्या बोलते हैं? अनियमित गति, यानी उसका जो रास्ता है वो कन्फर्म नहीं है। किसका? इस कण का, गैसियस मॉलिक्यूल्स का जो पाथ है गति करने का वो फिक्स नहीं है। इन तीनों में आपको देखने को मिल रहा है कि कुछ बहुत, अगर सरल रेखीय गति या वृत्तीय गति की बात करें तो उसमें पाथ जो थोड़ा बहुत आपको फिक्स दिखाई देता है। सरल रेखीय में बिल्कुल फिक्स, गति में भी बिल्कुल फिक्स, वक्रीय में थोड़ा बहुत फिक्स, लेकिन इसमें कोई भी फिक्सेशन पाथ का नहीं है। किसी भी डायरेक्शन में ये गैसियस मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं। इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं? अनियमित गति। क्या बोलते हैं? अनियमित गति। सबसे बढ़िया उदाहरण है गैस के कण, किसी सिलेंडर में रखे हुए गैस के कण। इसको एक और नाम से बोलते हैं दोस्तों, आपने सुना होगा वो नाम, उसको बोलते हैं जिग जैग मोशन। क्या बोलते हैं? जिग जैग मोशन, यानी जिग जैग गति भी इसको कह सकते हैं। ये था स्थानांतरीय गति। अब बात करते हैं घूर्णन गति की। समय के सापेक्ष यदि कोई वस्तु अपनी ही धुरी पर रोटेट करती है तो उस वस्तु के द्वारा की जा रही गति क्या कहलाती है? घूर्णन गति। जैसे आप सभी को पता है कि पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर क्या है? झुकी हुई है। झुकी होने के साथ ही यह किस डायरेक्शन में? पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या है? रोटेट कर रही है, घूम रही है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व अपने ही एक्सिस पर घूम रही है। तो इस वस्तु यानी पृथ्वी को क्या बोलेंगे कि इसकी जो गति है वो क्या है? घूर्णन गति है। जब ये अपनी ही एक्सिस पर जो है रोटेशन करती है तो इसको बोलते हैं घूर्णन गति। ऐसे बार बार इसी एक्सिस पर। अब आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि जो वृत्तीय गति है और जो घूर्णन गति है इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है? तो इसमें एक डिफरेंस देखने को मिलेगा कि जो वृत्तीय गति का अक्ष होगा वो वस्तु पर ना स्थित होकर के पाथ के बीचों बीच होता है, वहीं जो घूर्णन गति है उसका जो अक्ष होता है वो वस्तु के बीचों बीच स्थित होता है। यही बेसिकली दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अक्ष का डिफरेंस है। इसमें धावक इस पाथ को फॉलो कर रहा है, जबकि अगर धावक अपनी जगह ही ऐसे घूमने लगे, अगर मैं ऐसे घूमने लगूं तो मैं क्या कर रहा हूं? घूर्णन कर रहा हूं। अगर मैं एक वृत्ताकार पथ में चारों तरफ चक्कर लगाऊं तो मेरी गति क्या होगी? वृत्तीय गति होगी। तो पृथ्वी की गति आपको कैसी दिख रही है? घूर्णन वाली गति। और जबकि धावक की गति कैसी दिख रही है? वो है आपकी वृत्तीय गति। नेक्स्ट है दोलन अथवा कंपन गति। नेक्स्ट, दोलन अथवा कंपन गति। दोलन का तो नाम आपने सभी लोगों ने सुना होगा। अब देखिए
इसकी जो डिफिनीशन है वो ये है कि जब कोई वस्तु अपनी माध्य अवस्था से, मान लीजिए यह माध्य अवस्था है, अपनी माध्य अवस्था से आगे पीछे, आगे या फिर पीछे या ऊपर नीचे निश्चित समय अंतराल बाद अपनी स्थिति को दोहराती है। मतलब कि या तो ये आगे पीछे गति करे अपनी माध्य स्थिति से, मतलब माध्य स्थिति से जितना आगे जाए उतना ही पीछे आए, या फिर माध्य स्थिति से जितना ऊपर जाए उतना ही बाद में नीचे आ जाए। ऐसी गति को दोलन या कंपन गति कहते हैं। ऐसी गति आपको कहां देखने को मिलती है? स्प्रिंग। मान लीजिए आपने एक स्प्रिंग है आपके पास, ऐसी बड़ी सी स्प्रिंग है, इसको आपने क्या किया, बहुत छोटा किया, पहले कंप्रेस किया, फिर क्या किया, छोड़ दिया। तो अब क्या करेगी ये स्प्रिंग? यहां तक जाएगी, फिर कुछ दूर तक वापस आएगी, फिर जाएगी, फिर वापस आएगी। तो जो स्प्रिंग की गति देखने को मिलती है वो हमें क्या देखने को मिलती है? कंपन गति। दूसरा उदाहरण लें तो जो सितार बजाता है, सितार वादक जो है सितार बजाता है तो उसमें तार लगे होते हैं, तो उसमें जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कैसे उत्पन्न होती है? वो उन्हीं तारों के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। तो वो जो कंपन उत्पन्न होता है वो तार के कण कौन सी गति कर रहे होते हैं? कंपन गति। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि कंपन गति या दोलन गति का क्या होती है। घड़ी के पेंडुलम की गति भी आपकी दोलन गति का उदाहरण है। देखिए, दोलन गति हमें दो प्रकार की देखने को मिलती है। कौन कौन सी? दोलन गति सबसे पहली वह गति है जो आवर्त गति कहलाती है। क्या? आवर्त गति। और जो दूसरी गति है, दोलन का दूसरा प्रकार है, वो सरल आवर्त गति है। आवर्त गति, सबसे पहले बात कर लेते हैं आवर्त गति की। इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, फिर जो है आवर्त गति, या पहले देखिए प्रक्षेप्य गति देख लेते हैं, फिर दोलन की गति का देखेंगे कि किस प्रकार की गतियां हैं। प्रक्षेप्य गति हमने आपको पहले भी बताया है कि प्रक्षेप्य गति क्या होती है। तो प्रक्षेप्य गति देखिए कि जब कोई वस्तु तिर्यक रूप से फेंकी जाती है, किसी वस्तु को जब हम तिर्यक रूप से फेंकते हैं तो वह गुरुत्व के प्रभाव में कुछ दूर जाकर के गिर जाती है। गिर गई क्यों? क्योंकि इस पे पृथ्वी का जो गुरुत्व है जी लग रहा था। अगर ऐसी गति करती हुई कोई वस्तु दिखाई देती है तो इस प्रकार की गति को हम क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य गति। अब मान लीजिए ये क्या है, इसको बोलते हैं, ये पूरी डिस्टेंस जो है ये कहलाती है परास। क्या कहलाती है? परास। अगर इसमें हमें यह निकालना हो कि इसकी एच मैक्स कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा, तो ये इसका एच मैक्स निकालने का जो फार्मूला है आपका कि यह वस्तु कितनी मैक्सिमम ऊंचाई अटेन करेगी, तो जो फार्मूला है उसमें H इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये है एच मैक्स निकालने का फार्मूला। यानी वह वस्तु अधिकतम कितनी ऊंचाई पर जाकर के रुकेगी, मतलब कितनी अधिकतम ऊंचाई वह ग्रहण करेगी। वहीं अगर बात करें हम इस परास को निकालने की कि यानी वह वस्तु कितनी दूर जाकर गिरेगी, तो क्या फार्मूला है उसका? परास बराबर आपका P मान लीजिए, तो P बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। एक प्रश्न हमेशा आता है कि किस कोण पर जो है फुटबॉलर फुटबॉल को किक करे कि वह फुटबॉल मैक्सिमम दूरी अटेन करे, यानी सबसे ज्यादा दूरी। मान लीजिए कोई फुटबॉलर है, वह एक गेंद को यहां से मारता है, किक मारता है, फुटबॉल है ये, मान लीजिए ऐसे 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 फुटबॉल बना हुआ है, यहां फुटबॉलर है और इस गेंद को उसे किक मारना है।
तो किस एंगल पर वो किक मारे ताकि यह फुटबॉल दूसरे गोल पोस्ट तक मैक्सिमम दूरी ट्रेवल करे, मैक्सिमम दूरी। तो यह होता है, अब इसी फार्मूले से निकाल लेते हैं, मैक्सिमम दूरी ट्रेवल करना है परास तक P, U स्क्वायर इसकी वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेलोसिटी sin 2 थीटा, sin 2 थीटा अपॉन G, सारा वैल्यू थीटा का ही है। अब जब साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है कि 90 डिग्री पर मैक्सिमम होती है, 90 डिग्री पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी, 1। मतलब अगर हम साइन थीटा की वैल्यू यहां 90 डिग्री रख दें तो क्या होगा, हमारा ये P मैक्सिमम निकल के आएगा। अब साइन थीटा की जगह 2 थीटा लिखा हुआ है, मतलब अगर 90 करेंगे तो हम 180 हो जाएगा। तो यहां हम लिखते हैं क्या, साइन 45। ठीक है, थीटा की वैल्यू अगर हम 45 ले लें तो क्या होगा, P बराबर हो जाएगा U स्क्वायर साइन 90 अपॉन G, यानी P बराबर U स्क्वायर अपॉन G, जो कि P मैक्सिमम की वैल्यू होगी। मतलब जो प्रश्न पूछा जाता है कि किस एंगल से वो किक मारे, वो क्या होगा आपका U स्क्वायर अपॉन G, यानी उस समय थीटा की जो वैल्यू रखेंगे हम, वो रखेंगे कितना, 45 डिग्री। ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो दोहराव के आधार पे जो गति का प्रकार दिया गया था, वो क्या था, आवर्त गति और सरल आवर्त गति। ठीक है, दोलन या कंपन के आधार पे या दोहराव के आधार पे जो गति का प्रकार है वो आपका है सरल आवर्त गति और आवर्ती गति। सबसे पहले बात कर लें आवर्ती गति की। आवर्ती गति मतलब होता है कि अगर कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी पूर्व स्थिति में आकर के पुनः वही गति दोहराती है, पुनः वही गति दोहराती है, तो उस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं हम, आवर्त गति। अब आवर्त गति का उदाहरण क्या होगा, मान लीजिए यह घड़ी है, घड़ी में हमें पता है 3 सुइयां हैं, ये एक सुई हो गई सेकंड वाली, ये मिनट वाली और ये घंटे वाली, 3 सुई। तो जो सेकंड वाली सुई है वो क्या करती है, 60 सेकंड में, सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में अपनी गति को दोहराती है। मिनट वाली सुई 60 मिनट में अपनी गति को दोहराती है, जबकि घंटे वाली जो घंटे वाली सुई है वो 12 घंटे में अपनी गति को फिर से रिपीट कर देती है, करती है कि नहीं। 1 से लेके 12 तक होता है, तो यहां से चली, ये घूमते यहां तक आई और फिर यहां से फिर आई। तो ये गति का जो उदाहरण है वो आवर्त गति का उदाहरण है। यानी जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल बाद अपनी गति को पुनः दोहराती है तो वो कहलाती है आवर्त गति। अब बात सरल आवर्त गति की। सरल आवर्त गति, अगर ये आवर्त गति है तो सरल आवर्त गति क्या होती है। सरल आवर्त गति को अंग्रेजी में बोलते हैं SHM, और जबकि आवर्त गति को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। सरल आवर्त गति वह गति है जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति से किसी बाह्य बल के प्रभाव में माध्य स्थिति से आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है। तो आगे पीछे गति कर रही है किसके अंतर में, एक निश्चित समय अंतराल में। यानी पहले जो कंपन वाली गति थी या दोलन वाली गति थी, आप उसमें निश्चित समय नहीं था, लेकिन इसमें बात आगे पीछे ही गति कर रही है, लेकिन एक फिक्स्ड समय में, जितने समय में वो आगे जाती है उतने ही समय में पीछे आती है। स्प्रिंग वाली गति कंपन गति थी, लेकिन क्या उसमें ये बात बाउंडेड थी कि जो है जितने समय में वो स्प्रिंग जितना दूरी आए पीछे आएगी उतने ही दूरी
अगले समय में वापस जाएगी, ऐसा नहीं था। स्प्रिंग में कुछ समय बाद कंपन की दर धीमे धीरे हो जाती है, लेकिन इसमें पेंडुलम वाले में सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऐसा नहीं देखने को मिलता। यानी इसका आवर्तकाल निश्चित होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी निश्चित होती है, जबकि स्प्रिंग में फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निश्चित नहीं होता है। चलिए देख लेते हैं कि सरल आवर्त गति कैसी होती है। ये देखिए, एक पेंडुलम मैं बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? एक पेंडुलम। आपने इसको देखा भी होगा, ये यहां पेंडुलम आ गया, ये इसकी एक डायरेक्शन हो गई, ये इसकी दूसरी डायरेक्शन। थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। पहले ये पेंडुलम यहाँ था, किसी बाह्य बल के प्रभाव के कारण ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से फिर यहाँ गया, और यहाँ से यहाँ आया। यही तो गति होगी इस पेंडुलम की। मतलब यह इधर से इधर आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ। इस पूरी डिस्टेंस जो होगी इसको क्या बोलते हैं हम? एक कंप्लीट दोलन। एक दोलन यानी इस पेंडुलम के यहां से यहां आने में, फिर यहां से यहां जाने में, फिर यहां से अपनी पुनः माध्य स्थिति तक वापस आने में एक दोलन कंप्लीट होता है। सरल आवर्त गति में हमें दो टर्म देखने को मिलते हैं, पहला आवर्त काल और दूसरा आवृत्ति। अब बात समझ लेते हैं कि आवर्त काल और आवृत्ति क्या होते हैं आपके। इसको मिटा देता हूं। आवर्त काल और आवृत्ति आपके क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। देखिए, पहले बात आवर्त काल की। पेंडुलम ध्यान में रखिएगा, समझ में आ जाएगा। एक दोलन तो समझ में आ गया होगा ना कि यहां से जब हम स्टार्ट कर किए माध्य स्थिति से, तो ए पोजीशन पर पहुंचा, ए पोजीशन पर, फिर वापस गया बी पर, बी से फिर जो है प्रारंभिक स्थिति पर वापस आया। यह हो गया एक दोलन। आवर्तकाल वह समय है, वह समय जो एक दोलन कंप्लीट करने में लगता है। यानी इस लोलक को जो एक दोलन कंप्लीट करने में लगा समय है वो क्या कहलाएगा? आवर्तकाल। जबकि आवृत्ति क्या होगी कि इस लोलक के द्वारा एक सेकंड में, आवृत्ति एक सेकंड में किए गए दोलनों की जो संख्या होगी, नंबर होगा, वो इसकी आवृत्ति कहलाएगी। बात समझ में आई होगी कि जो एक दोलन, ये एक दोलन हो गया, एक दोलन को कंप्लीट करने में इस लोलक के द्वारा जितना समय लिया गया वो कहलाएगा आवर्तकाल। और अगर इस लोलक के द्वारा एक सेकंड में जितना दोलन कंप्लीट किया जाएगा वो कहलाएगी आवृत्ति। बात समझ में आ गई होगी। यानी लोलक एक दोलन में अगर 2 सेकंड लेता है तो इसका आवर्तकाल कितना हुआ? 2 सेकंड। लेकिन अगर यह एक दोलन कंप्लीट करने में आधा सेकंड लेता तो इसकी आवृत्ति कितनी होती? 2। आवृत्ति को हम हर्ट्ज में नापते हैं। किसमें? हर्ट्ज में। ठीक है, क्यों? क्योंकि आधे सेकंड में एक बार एक दोलन, फिर अगले आधे सेकंड में दूसरा दोलन। तो आवृत्ति जो होती है वो किसी लोलक के द्वारा एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या। अगर हम इसको जनरलाइज करें तो एक निश्चित समय में किए गए दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। एक टर्म और देखने को मिलता है हमें, कला। इससे संबंधित सवाल भी पूछे गए हैं तो आप ध्यान दीजिएगा। कला, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फेज। तो जो फेज होता है वो कुछ नहीं होता, बस किसी निश्चित बिंदु पर वस्तु के परिमाण और जो दिशा होती है, परिमाण और दिशा को प्रदर्शित करना कला कहलाता है।
किसी वस्तु का एक निश्चित मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान जो वस्तु है, अगर कोई वस्तु सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है तो उसका एक निश्चित बिंदु पर परिमाण और दिशा को एक साथ प्रदर्शित करना ही फेज कहलाता है। और जो इनिशियल किसी वस्तु का इनिशियल फेज होता है वो क्या होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं या अंग्रेजी में, हिंदी में लिख देते हैं, उसको बोलते हैं इपॉक। इपॉक, EPOCH, ठीक है, अंग्रेजी में इपॉक और इसमें हिंदी में उसी को इपॉक लिख देते हैं। इससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं तो ध्यान रखने वाली बात है कि जो मान लीजिए यह दोलन कर रहा है इस निश्चित बिंदु x पर, जो इसका मैग्नीट्यूड है और जो इसकी डायरेक्शन है, इसको जो रिप्रेजेंट करता है उसी को क्या बोलते हैं, हम फेज बोलते हैं। और जो ये बीच वाली पोजीशन है इसको बोलते हैं लोलक की माध्य पोजीशन। क्या बोलते हैं, माध्य पोजीशन। कोई लोलक अपनी माध्य स्थिति में तब तक रहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। अगले चैप्टर में जब हम फोर्स की चर्चा करेंगे तो इस बात की भी चर्चा आपसे करेंगे कि बल क्या होता है। अब आइए, ये हो गया दोहराव के आधार पे गति। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। आवर्तकाल, आवृत्ति और कला मैंने आपको बता ही दिया। सबसे इंपॉर्टेंट गति में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका न्यूटन के गति संबंधी नियम, यानी न्यूटन के द्वारा जो मोशन का लॉ दिया गया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, गति के प्रथम नियम में न्यूटन ने क्या कहा, जिसको हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। गति के प्रथम नियम में न्यूटन कहते हैं कि अगर कोई वस्तु है, अगर उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है तब तक वह अपनी स्थिति में मेंटेन रहेगी। यानी किसी भी वस्तु में मोशन लाने के लिए, गति लाने के लिए किसी बाह्य बल का होना बहुत जरूरी है। यानी वह वस्तु तब तक अपनी उस जड़त्व की स्थिति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व का नियम। अगर मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं तो अगर मुझे कोई धक्का देगा तभी मैं आगे जाऊंगा, नहीं तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। मान लीजिए मेरा मन किया तो मैं आगे चला गया तो मुझे बॉडी के द्वारा इंटरनल फोर्स मिली। लेकिन अगर ये पेन, यहां मेज होती और मैं पेन रख देता, या मेज पर रखी हुई पुस्तक देख लीजिए आप, मेज पर कोई पुस्तक रखी हुई है तो क्या वह जब तक आप उसको उठाएंगे नहीं या उसको धक्का नहीं देंगे वो अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। और इसी बात को न्यूटन ने अपने गति के प्रथम नियम में बताया है कि कोई वस्तु तब तक अपनी स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन नहीं करती जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। तो देखिए, इसका जो एग्जाम्पल देखने को मिलता है हमें, बस के अचानक चलने पर उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिरने लगता है। अब यात्री गिरने क्यों लगता है? क्योंकि वहां जड़त्व का नियम काम कर रहा होता है कि वह यात्री उस बस के सापेक्ष उसी के साथ मूविंग अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगाता है बस वाला, उस वस्तु की स्थिति पे एक फोर्स लगता है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वहां जड़त्व का नियम कार्य कर रहा है। साथ ही साथ पेड़ की शाखा को हिलाने पर उसके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। ये बात क्यों होती है आप समझ गए होंगे कि फल जड़त्व की स्थिति में होते हैं। जब हम शाखा को हिलाकर उस पर बाह्य बल आरोपित करते हैं तो वो मूविंग अवस्था में आ जाते हैं और फल टहनी से टूटकर गिर जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम कहता है, गति के द्वितीय नियम से हमें यह पता चलता है कि जो वस्तु का संवेग होता है वह उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। क्या होता है? किसी वस्तु का संवेग, संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग, जिसकी एसआई यूनिट क्या देखने को मिलेगी आपको? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो संवेग किसी वस्तु का उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। अगर इसी फार्मूले की सहायता से हम देखना चाहें तो F बराबर ma, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma।
और अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या होगा, F इक्वल टू KMA। अगर ये K की वैल्यू हम 1 रख दें तो F बराबर MA, यानी किसी वस्तु का संवेग उस पर लगाए गए बल के बराबर होता है। क्या होगा, किसी वस्तु का संवेग उस पर लगाए गए बल के बराबर होगा। संवेग का जो मात्रक है आपको वो देखने को मिलता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यों होगा, क्योंकि वेग जो होता है वो क्या होगा, वेग किसी वस्तु का दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय होता है, और जो द्रव्यमान होता है उसका जो क्या होता है, किलोग्राम। तो इसका मीटर पर सेकंड, इसका किलोग्राम, तो टोटल हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये होगा एसआई मात्रक, ध्यान रखिएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यहां से देखने को मिला कि किसी वस्तु का संवेग जब उसके नियतांक की वैल्यू 1 हो तो उस पर लगाए गए फोर्स के बराबर होता है। न्यूटन ने कहा कि किसी वस्तु का संवेग उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। कैसे? जब कोई खिलाड़ी गेंद पकड़ता है तो अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाता है ताकि जो बल आरोपित हो रहा है उसके हाथ पर उस वस्तु के द्वारा, उसमें संवेग की वैल्यू 0 हो जाए। अब देखिए, ये गेंद पकड़ करके, ऐसे गेंद आई और उसने गेंद को पकड़ा, गेंद को पकड़ के जब वो पीछे की तरफ ले जाएगा तो जो बल है, जो संवेग है उसका उस गेंद में, वो 0 की तरफ बढ़ेगा। पीछे की तरफ ले जाएंगे तो संवेग को शून्य होने में जो समय चाहिए वो मिल जाएगा। पीछे की तरफ ले जाने में थोड़ा समय लगेगा तो उस वस्तु का संवेग जो होगा वो शून्य हो जाएगा, और जब संवेग शून्य हो जाएगा तो उसका फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि संवेग और फोर्स में बराबर का साइन है, और जब फोर्स 0 हो जाएगा तो क्या बताइए, उस व्यक्ति को चोट लगेगी जो गेंद पकड़ रहा है। इसी वजह से खिलाड़ी जब गेंद पकड़ता है तो उसको पीछे की तरफ ले जाता है ताकि उस बॉल का संवेग 0 हो जाए, और जब संवेग 0 हो जाएगा तो क्या होगा, हमें चोट नहीं लगेगी। संवेग क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि उस वस्तु में जो वेग है, वेलोसिटी, मास तो वही रहेगा गेंद का, लेकिन जो वेग है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी जैसे ही 0 होगी ये मास के साथ गुणा होगा, 0 हो जाएगा, टोटल संवेग 0 हो जाएगा, संवेग 0 हो जाएगा तो फोर्स 0 हो जाएगा, फोर्स 0 हो जाएगा तो हमें चोट नहीं लगेगी। वाहनों में यात्रियों के झटकों से बचाने के लिए शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं। आप देखते होंगे हर मोटरसाइकिल, बाइक, कार, बस, ट्रक, जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं ताकि जो संवेग है अचानक से ब्रेक लगाने पे जो झटका महसूस होता है वो ना महसूस हो। झटके के कारण जो फोर्स आए उसमें थोड़ा सा समय मिल जाए तो उस झटके का संवेग शून्य हो जाए, तो बल शून्य हो जाए और यात्रियों को जो है वो चोट ना अनुभव हो, झटका ना लगे। ये था न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। आइए बात करते हैं न्यूटन के गति के तृतीय नियम को। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है और हर जगह यही नियम यूज हो रहा है। आज की जो मॉडर्न फिजिक्स है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम ही इस्तेमाल होता है। न्यूटन के गति का तृतीय नियम कहता है कि हर क्रिया की बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है? प्रतिक्रिया। बराबर यानी अगर इधर से फोर्स F लग रहा है तो इस डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, यानी -F लगेगा। अब ये एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है? तो देखिए, जब हम बंदूक लेते हैं और उससे गोली दागते हैं तो आप क्या देखेंगे, गोली तो आगे की तरफ बढ़ती है और हम जो है क्या करते हैं, पीछे की तरफ हमें झटका लगता है, झटका महसूस होता है ना, तो वो महसूस होता है इसी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के कारण। आप दूसरा एग्जाम्पल इसका लेना चाहें तो दूसरा एग्जाम्पल आप क्या देख सकते हैं? पहला एग्जाम्पल तो हमने देखा बंदूक वाला कि जब हम बंदूक से गोली दागते हैं तो पीछे की तरफ झटका आता है। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जो मिसाइल्स बनती हैं,
मिसाइल में जब आग थ्रस्ट इंजन स्टार्ट होता है तो पीछे की तरफ बहुत तेजी से आग और धुआं निकलता है। ये क्या करता है, पीछे की तरफ बल आरोपित करता है। पीछे की तरफ जब बल आरोपित करता है तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप यहां आगे की तरफ बल आरोपित हो जाता है। इसी से मिसाइल जो है वो ऊपर की तरफ उठती जाती हैं। इसे थ्रस्ट फोर्स कहते हैं अंग्रेजी में, थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये दो एग्जाम्पल है। बंदूक से जब हम गोली चला रहे होते हैं तब भी हमें ये अनुभव होता है, मिसाइलों में अनुभव होता है। तो यहाँ ये आप समझ सकते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, यानी बराबर होगा और विपरीत दिशा में होगा। न्यूटन के द्वारा यह तीसरा नियम बताया गया था। न्यूटन के 3 नियम हो गए, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। उसके अलावा गति के 3 समीकरण देखने को मिलते हैं हमें। क्या देखने हैं? गति के 3 समीकरण। तीनों समीकरण अलग अलग संबंधों को दर्शाते हैं। जैसे पहले गति के समीकरण को देख लें, फिर ये चीज देख लेंगे। तीनों समीकरण हैं जो अलग अलग संबंधों को दर्शाते हैं। तो देखिए, गति का पहला समीकरण है वो वेग v, समय s और त्वरण t में संबंध को दर्शाता है। जो गति का प्रथम नियम का फार्मूला है वो क्या है? v = u + at। v = u + at आपका पहला फार्मूला है। ठीक है, जहां आप देख रहे हैं v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल आरंभिक वेग है, a त्वरण है और t समय अंतराल है। फार्मूला नोट कर लीजिएगा, v = u + at। अगर बात करें गति के दूसरे नियम की तो यह विस्थापन यानी s, वेग यानी v, त्वरण यानी a के मध्य संबंध दर्शाता है। ये फार्मूला है का क्या आपका s बराबर S = ut + ½ at²। ये गति का दूसरा नियम समीकरण है, नियम नहीं, ये गति का दूसरा समीकरण है। ध्यान से देखिएगा, ये गति का दूसरा समीकरण है जो विस्थापन, वेग और त्वरण में संबंध दर्शाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं गति के तृतीय समीकरण की, जो वेग, विस्थापन और समय, वेग, विस्थापन और समय, समय यानी यस t में संबंध को दर्शाता है, तो u² = v² = u² + 2as। यानी किसी वस्तु में ये कोई भी क्वांटिटी दी हो, आप उसको पता कर सकते हैं। अगर विस्थापन, त्वरण और इनिशियल वेलोसिटी दी है तो फाइनल वेलोसिटी पता कर लेंगे। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और आपको एक्सीलरेशन दिया हुआ हो तो आप डिस्प्लेसमेंट पता कर लेंगे। इससे यही होता है। तो चलिए, तीनों फार्मूला मैं एक बार लिख दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। v = u + at। दूसरा है s बराबर ut + ½ at²। वहीं तीसरा फार्मूला है v² = u² + 2as। यहाँ देखिए, ये वाला देखिए मिट नहीं रहा। v² = u² + 2as। तीनों फार्मूले हैं। v = u + at, s बराबर ut + ½ at², साथ ही साथ v² बराबर u² + 2as। इससे संबंधित सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये था गति के तीनों समीकरण। अब चलेंगे हम कहाँ, बात करेंगे कुछ कन्फ्यूज़न जो आपके दिमाग में रह जाते हैं
उन कन्फ्यूजनों का थोड़ा सा निवारण कर दिया जाए। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? अगर कोई आपसे पूछ ले कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है तो आप कैसे बताएंगे? तो आप बताइए, दूरी देखिए, अगर मान लीजिए ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है, ए से हमको बी तक जाना है, तो सबसे पहले यहाँ गए, फिर 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 यहाँ गए। मान लीजिए 1 मीटर, ये 1 मीटर, इसको 10 मीटर मानिए, इसको 4 मीटर मानिए, ये 20 मीटर, ये 6 मीटर, ये 15 मीटर, ये 4 मीटर। जोड़ डालिए, 10 4 14, 34 6 40, 10 50, 5 55, 4 59 मीटर। ठीक है, और अगर यहाँ से ये 59 मीटर जो होगी, ये होगी दूरी ए से बी तक की जो हमने दूरी तय की है। जबकि अगर बात करेंगे हम विस्थापन की, तो ए से बी तक की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी यहाँ तक 4 है और यहाँ तक मान लीजिए ये 3 मीटर, तो 4 3 7 मीटर जो देखने को मिलेगी वो हमें न्यूनतम दूरी। तो जो ये 7 मीटर हुआ, ये हुआ आपका विस्थापन, और जो ये 59 मीटर है ये आपकी हुई दूरी। ए से बी तक द्वारा तय की गई दूरी व्यक्ति द्वारा या वस्तु द्वारा वो हुई 59 मीटर, और जबकि वस्तु द्वारा कुल विस्थापन देखा जाए तो ए से बी तक की न्यूनतम दूरी देखने को मिलेगी। एक अंतर और है दूरी और विस्थापन में, वो क्या है कि दूरी जो है आपकी वह अदिश राशि है। क्या कैसी राशि है? अदिश। और जबकि विस्थापन जो है आपका वो सदिश राशि है। अदिश राशि, सदिश राशि। सदिश राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, यानी दिशा भी होती है। इसको अंग्रेजी में वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, और जबकि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्केलर, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है आपका, इसमें डायरेक्शन देखने को नहीं मिलती। ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन नहीं होती और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो कंफर्म हो गया होगा, किसी वस्तु के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा ए से बी तक चली गई कुल जो दूरी होती है, लंबाई होती है, वो दूरी कहलाती है। ए से बी तक किसी व्यक्ति द्वारा चली गई कुल लंबाई वो दूरी कहलाती है। जबकि ए से बी तक का जो न्यूनतम विस्थापन हो, जो न्यूनतम दूरी होगी वो विस्थापन कहलाएगी। यानी ए से बी तक की कुल दूरी, लंबाई वो कहलाएगी दूरी, और जबकि ए से बी तक की न्यूनतम जो लंबाई होगी वो कहलाएगी विस्थापन, डिस्टेंस। ध्यान रखिएगा, एक डिस्टेंस जो है वो स्केलर है, और जबकि डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है हमारा चाल तथा वेग। और चाल और वेग में भी अंतर नहीं समझ में आता हमको कि दोनों एक ही जैसे लगते हैं। मीटर पर सेकंड दोनों का, मीटर पर सेकंड ये क्या है? मात्रक। चाल और वेग दोनों का मीटर पर सेकंड। तो चाल क्या होती है? चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी v/t। चाल बराबर दूरी बटे समय, d/t, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी का हो गया मीटर और टाइम का हो गया सेकेंड। चाल बराबर दूरी बटे समय, और जबकि वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन बटे समय अंतराल, मतलब विस्थापन बटे टाइम। इसको और अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, समय अंतराल और विस्थापन में। ठीक है, तो ये होता है वेग। वेग जो होगा वो विस्थापन
बटे समय अंतराल होगा, और ये जो होगी वो स्केलर क्वांटिटी होगी, यानी आपकी सदिश राशि होगी। वेग जो है वो सदिश राशि है, और जो दूरी है वो आपकी चाल है वो क्या कैसी है, अदिश राशि है, अदिश। चाल अदिश जबकि वेग सदिश राशि है। एक दूरी बटे समय है, एक विस्थापन बटे समय अंतराल है। ध्यान रखिएगा, दोनों का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड ही होता है। ध्यान रखिएगा, मीटर पर सेकंड, इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए जरूरी है ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा त्वरण, एसिलरेशन। त्वरण किसी वस्तु में वेग परिवर्तन की दर, समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर है, वो त्वरण कहलाती है। वेग परिवर्तन की दर, लेकिन कहां, समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो वो क्या कहलाएगी, त्वरण। ठीक है, त्वरण का क्या होगा, मीटर पर सेकंड। वेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय में। वेग का क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, और इसमें 1 सेकंड और आ गया तो क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आई कि 1 मीटर पर सेकंड वेग है, और जब वेग में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष तो एक समय और जुड़ गया, मीटर पर सेकंड, और सेकंड से सेकंड, सेकंड का स्क्वायर हो गया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपका त्वरण। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो कि गति से संबंधित था वो समझ में आया होगा कि गति क्या होती है, गति के प्रकार क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार की गति क्या होती है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इक्वेशन ऑफ मोशन, साथ ही साथ चाल और विस्थापन में अंतर, दूरी और विस्थापन में अंतर, चाल और वेग में अंतर, त्वरण क्या होता है, त्वरण का फार्मूला क्या होता है, संवेग क्या होता है, बल क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की थी। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में भी आई होंगी। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में इसको लिख सकते हैं कि ये पॉइंट हमको समझ नहीं आया, वो पॉइंट मैं आपको फिर से समझा दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, और आप ऐसे ही वीडियोस पाना चाहते हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके PDF प्राप्त करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है चैनल का, वहां जाकर के आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।